हेलो दोस्तों, हम अब तक जो पढ़ चुके सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आर एसेट्स के बारे में हम रीड कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लीज लायबिलिटी की। लीज लायबिलिटी में आप फाइनेंस कॉस्ट को बुक करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट या फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, यानी कि जो भी आपका डिस्काउंटिंग रेट था उसके बेस पर आप जो है हर साल अपना इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो बुक करेंगे लायबिलिटी पर। और जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो लीज लायबिलिटी से आप बैंक अकाउंट से पेमेंट करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं कंटीजेंट रेंट। अगर कोई भी आपका कंटीजेंट रेंट आता है तो उसको आप पेंडल में जो है डेबिट कर देंगे। कंटीजेंट रेंट कैसा आ सकता है, जैसे कोई भी आपकी वेरिएबल पेमेंट्स है जो आप ऊपर इंक्लूड नहीं हुई थी लीज लायबिलिटी लीज पेमेंट्स को कैलकुलेट करते हुए। कोई आपकी अमाउंट ऐसी है जो ड्यू टू चेंज इन जो आपका बेस था, जो रेट का बेस हमने लिया था वेरिएबल के लिए, कोई इंडेक्स था उसकी वजह से आ गई है, इंडेक्स की वजह से है, या कोई भी आपने जो रेट्स लिए थे बेस बनाया था वेरिएबल पेमेंट्स का उसमें कोई चेंज आया था उसकी वजह से आपको कोई एडिशनल पेमेंट्स आती हैं, कोई ऐसा कंटिजेंट रेंट आता है तो उसको आप क्या कर देंगे, पेंडल में राइट ऑफ कर देंगे। अब बात हम करेंगे इनकी रीमेजरमेंट ऑफ, या फिर बात करें मॉडिफिकेशन की कि अगर लीज लायबिलिटी को आपको रीमेजर करना पड़ सकता है, कंप्लीट मॉडिफाई करें तो क्या होगा। दोनों अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग इनकी काउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो मेन एंट्री जो इनमें होगी वो क्या होगी, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरओयू टू पेंडल। अगर कोई भी डिफरेंस बचता है, अगर आरओयू आपकी शून्य हो जाती है तो अगर ये इसकी वजह से इंक्रीज होता है इनमें लीज लायबिलिटी और आरओयू में, तो आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। अब ये कब कब होगा रीमेजरमेंट, आप कब देखेंगे। रीमेजरमेंट होगी आपकी, तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट करनी है आपको वापस से रिवाइज्ड लीज पेमेंट, जो आपके नई लीज पेमेंट्स हैं उनको डिस्काउंट करना है न्यू डिस्काउंट रेट से, यानी कि रीमेजरमेंट डेट का जो डिस्काउंट रेट होगा उससे। और किन किन केस में होगा, जब आपका तो लीज टर्म में चेंज हो रहा है, यानी कि बड़ा डिफरेंस कोई आ रहा है, फिर आपने परचेज ऑप्शन में चेंज किया, यानी कि पहले आप सोच रहे थे कि आप परचेज करेंगे, अब आपने बनाया कि परचेज नहीं करेंगे, फिर आपने सोचा था पहले कि हम परचेज नहीं करेंगे और अब आपको लगता है कि हम इसको परचेज का ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आपका चेंज होगा और आपको रिवाइज लीज पेमेंट को रिवाइज डिस्काउंट रेट के साथ करके न्यू लीज लायबिलिटी निकालनी है, उसके हिसाब से जो एडजस्टमेंट होंगे यहाँ पर लीज लायबिलिटी और एसेट्स में होंगी। उसके बाद अब बात करते हैं कि कब ऐसा होगा कि हमें ओरिजिनल रेट ही लेना है, क्योंकि लीज पेमेंट तो रिवाइज वाली, लेकिन डिस्काउंट रेट ओरिजिनल वाला जो कि कमेंसमेंट पर था वही लेना है। वो जब होगा जब आपके या तो आरवीजी यानी कि रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज, गारंटेड वैल्यू में कोई चेंज है, कोई आपकी पेनल्टीज में कोई चेंज है, या फिर वैल्यूज़ का जो इंडेक्स या अदर जो हमने बेस बनाया था या उसमें कोई चेंज, उसकी वजह से कोई मेजर चेंज आ रहा है, तो उसमें की वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पर रिवाइज लीज पेमेंट्स को, लेकिन ओरिजिनल डिस्काउंट रेट को लेकर चलेंगे। और इसको जो चेंज वही होगा, चेंज ड्यू टू आरवीजी अमाउंट फ्यूचर लीज पेमेंट्स ड्यू टू चेंज इन इंडेक्स रेट फॉर डिटरमाइनिंग पेमेंट, ये आपके वही रीजन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये आपकी बात हो गई इसमें कि कब आपका रीमेजरमेंट होगा, और रीमेजरमेंट की एंट्री भी वही है। मॉडिफिकेशन कब कब होगा, नोट ए सेपरेट और सेपरेट लीज। मान लीजिए आपका जो मॉडिफिकेशन हुआ वो एक सेपरेट लीज के तौर पर है। सेपरेट लीज आप कब मानेंगे, या तो कोई कंसिडरेशन में इंक्रीज हो गया या फिर स्कोप इंक्रीज हो रहा है, आपका कंसिडरेशन भी इंक्रीज हो रहा है और स्कोप भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्लस, ये प्लस का साइंस लेके दोनों, कंसिडरेशन भी इंक्रीज हो रहा है और स्कोप भी इंक्रीज हो रहा है। और जो आपका स्कोप इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए कोई आपने न्यू असेट्स उसमें लीज पर लिया है, उसके स्टैंड लोन प्राइस के आसपास ही आपका कंसिडरेशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि असेट्स इंक्रीज हुई, इस असेट्स का जो स्टैंड लोन प्राइस है, यानी अगर सिर्फ असेट्स लेते तो आपकी लीज पेमेंट इंक्रीज होती, उतनी ही लीज पेमेंट है यहाँ पे कंसिडरेशन इंक्रीज हो रहा है उस स्कोप के अकॉर्डिंग, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट लीज कंसिडर कर सकते हो। कंप्लीटली सेपरेट लेके चलेंगे हम, पुराने वाले के ऊपर कोई भी फैक्टर इसका नहीं लेकर चलेंगे। इसके बाद बात करते हैं क्या सेपरेट लीज नहीं हो सकती अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे कि तो उसमें क्या होगा, रीमेजरमेंट करनी पड़ेगी लीज लायबिलिटी को, वो भी जब डिस्काउंट रेट, कौन सा डिस्काउंट रेट, रीमेजरमेंट यानी कि मॉडिफिकेशन का रेट जो हुआ उस दिन का हम लेके चलेंगे न्यू लीज लायबिलिटी, न्यू लीज पेमेंट्स, न्यू डिस्काउंट रेट। इसके बाद बात आते हैं कि कोई स्कोप डिक्रीज हो जाता है तो हम क्या करेंगे, स्कोप अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि आरयू जो कि जो करंट असेट्स है उसको, जो कैरिंग अमाउंट है उसको हम लो वापस से क्या करेंगे, पेंडल के थ्रू क्या प्रो राटा बेसिस पर लेस करेंगे। प्रो राटा बेसिस पर यानी उसकी एंट्री क्या होगी, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरयू असेट्स टू पेंडल, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये जो अमाउंट्स आएंगे यहाँ पर वो आएंगी प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस यानी कि बुक वैल्यू और जो भी आपका स्कोप कम हुआ है उसकी परसेंटेज की, आपके मान लीजिए 10 साल की आपकी लीज पीरियड था, लेकिन अब आपका वो 7 साल हो गया, यानी कि वो 30% का उसमें डिक्लाइन आ गया, तो यहाँ पे आपको 30% जो आपकी बुक वैल्यू उसको आप लेस कर देंगे। अब मान लीजिए आपकी ऐसा मान लीजिए कोई लीज टर्म रिड्यूस हो रहा है कि लीज टर्म रिड्यूस में क्या करेंगे,
लीज लायबिलिटी को मेजरमेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो आपका लीज पेमेंट वेव्ड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू इनटू में ओल्ड डिस्काउंट रेट अगर आपका है तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जो डेबिट में लीज लायबिलिटी को कम करेगी, और एसेट्स की क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू इनटू लीज टर्म वेव्ड अपॉन अवेलेबल, यानी कि 3 अपॉन में 10 यहाँ पर ऐसे वैल्यू करके हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं इसको हम प्रेजेंट कहाँ कहाँ करेंगे। इसमें आपकी आर यू एसेट्स है तो उसको सेपरेट लाइन ऑफ एसेट्स में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में या नोट्स में सेपरेट लाइन दिखाएंगे। लीज लायबिलिटी है उसको सेपरेट लाइन दिखाएंगे बैलेंस शीट और नोट्स में। आपका जो भी डेप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस कॉस्ट आता है उसको आप P&L में अलग से दिखाएंगे सेपरेट लाइन में। पेमेंट अगर आप जो कर रहे हैं लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट की, उसका जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मान लीजिए आप इसके में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट लगाया था, शॉर्ट टर्म लीज थी या फिर लो वैल्यू लीज थी, तो जो है वो आपको जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैश फ्लो में, जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें बनाएंगे वहाँ पे। लेसी को क्या क्या डिस्क्लोजर करने की जरूरत है, डिस्क्लोजर इन सिंगल नोट या सेपरेट सेक्शन में आप डिस्क्लोज करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म लीज है तो उसके वेरिएबल, शॉर्ट टर्म लीज है तो वो बताएंगे, वेरिएबल लीज पेमेंट्स कितनी है वो बताएंगे। इनकम सब लीजिंग इन नोट्स में, मतलब आप सब लीज कर रहे हैं तो वार्षिक इनकम हमारी आप उसको भी अलग से बताएंगे। लीज एक्टिविटी का आप नीचे बताएंगे, फ्यूचर कैश फ्लो बताएंगे, या फिर आपका RVG वेरिएबल बेस्ड पेमेंट सब आपको इसमें बताना है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट अप्लाई अगर आपने किया तो उसका भी डिस्क्लोजर अलग से देना है। तो यहाँ पर हमारी बात जो है ख़त्म होती है बुक्स ऑफ लेसी की। अब बात रहती है बुक्स ऑफ लेसर की, और वो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनकी। तो बुक्स, चलिए यहाँ पर बुक्स ऑफ लेसर की बात भी हम यहीं पे से कर लेते हैं। टॉपिक है या फिर अलग वीडियो में करना चाहेंगे, चलिए हम पहले फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन की कर लेते हैं। बुक्स ऑफ लेसर कंप्लीट हम अलग से कर लेंगे। अगर फर्स्ट टाइम जो है इंडिया 116 में आ रहे हैं, यानी कि आप पहले क्या थे, इंडिया 17 का पार्ट था, इंडिया 17 अप्लाई कर रहे थे, तो आपके पास 3 तरीके, आपके पास मेनली 2 तरीके हैं बेसिकली। इसके एक तरीके का लेकिन आगे जाके 2 और इश्यूज आते हैं, यानी कि टोटल आपके पास 3 तरीके हैं इसको अप्लाई करने के। सबसे पहला है फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, यानी कि जब से आपने लीज शुरू की थी, जहाँ से आपने लीज शुरू की थी वहाँ से लेके वहाँ से सारी कैलकुलेशन करते हुए जहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं आज फर्स्ट टाइम वहाँ तक आप आए वापस, आप पूरे जो आपका ROU साइड से लीज लेवल उसको फुल रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे आप कैलकुलेट करें। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर पे हैं जहाँ से हमने इंडिया 116 लगाना शुरू किया है, और जितनी भी एसेट्स लायबिलिटी है उसको एडिशनल बैलेंस शीट में शो करें, जो डिफरेंस है उसको आप रिटेन अर्निंग में ले जाएं। और कंपेरेटिव डेटा भी बनाए कि डेप्रिसिएशन फाइनेंस कॉस्ट लगने की वजह से कितना होगा, उसका इंडिया 17 का क्या इफेक्ट आएगा, या फिर जितना भी इफेक्ट पहले था उसको भी एलिमिनेट करेंगे हम उस कंपेरेटिव डेटा में। इसके बाद जो दूसरा मेथड आपके पास आता है वो आता है मॉडिफाइड या रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। इसमें सबसे पहले कि ROU और लीज लायबिलिटी को जो है आप कैलकुलेट करें डेट ऑफ एप्लीकेशन की, IBR लें किस कब का, डेट ऑफ एप्लीकेशन का, उसको आप कैलकुलेट कर लें, और जो ROU सेट्स है उसको पूरा रेट्रोस्पेक्टिव बेस पर लेके जाए, उसको फिर वहाँ से कैलकुलेट करते हो फर्स्ट डे पर उसका क्या बैलेंस होगा, फर्स्ट डे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ S116 पे क्या वैल्यू होगी वहाँ पर लेके आएँ, फिर ROU सेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करें, और जो रिटेन अर्निंग है उसके ऊपर डिफरेंसेस ले जाएँ बाकी का। FM मेथड 2 जो है आज की डेट पे, यानी कि एप्लीकेशन जब आप कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इंडिया 16 की 116 की, उस दिन आप कैलकुलेट कर लें ROU को भी और लीज लायबिलिटी को भी, उसी दिन आप रिकॉर्ड कर लें, और जो भी डिफरेंस है वो रिटर्न रह जाए पिछले सालों में आप जाएंगे। तो ये हमारा जो सेकंड जो ये 2 मेथड है, इसमें आपको ना तो एडिशनल बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है ना ही कंपेरेटिव बनाने की जरूरत है। तो ये करके आपके फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। अब इसमें हमारी 2 चीज़ें रहेगी, एक तो सब लीज, सेल एंड लीज बैक, और बुक्स ऑफ लेसर। सब लीज भी हम देख रहे थे। चलिए सब लीज में क्या होगा कि एक लेसर है, उसने किसी एक लेसी है, इसने यहाँ पर दी, और अब इस लेसर ने दोबारा से किसी को लीज पर दे दी, तो अब इसमें क्या होगी, एक दी तो ये लेसर ये लेसी, जब इसने आगे दी तो इस वाली उसके लिए यही जो पर्सन है ये क्या हो गया, लेसर हो गया, नेक्स्ट वाला लेसी हो गया। तो जब हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो ये तो लेसर की है, नॉर्मल जो हम अभी देखेंगे उस तरह से करेंगे। इस जो ये लास्ट वाला है जो सब लीज की गई, इसको भी एज ए लेसी नॉर्मल जो एक लेसी की होती है हम अभी तक जो रीड किया है वो उसके हिसाब से करेंगे। अब हम बात करते हैं इस पर्सन की जिसने लीज पर ली भी है और लीज पर दी भी है। एक देखिए किसकी बात होगी, इनकी, ये लेसर भी है और लेसी भी है। तो एक बार तो इनकी लेसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे एंट्री, और एक बार एज ए लेसर करेंगे हम एंट्री। अब इसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा, जो आपने IRR यानी कि जो भी आपने डिस्काउंट रेट लिया था वो सेम लेंगे, एज ए लेसी भी एज ए लेसर भी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा।
प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अगर आपने लिया हुआ है जब आपने लीज पर ली थी, यानी एज ए लेसी आपने प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यहाँ पे यूज़ कर लिया था, तो आप इसको ऑपरेटिंग लीज मानकर चलेंगे। ऑपरेटिंग फाइनेंस का हम अभी पढ़ेंगे लेसर के केस में। सब लीज के लिए आप वापस देखेंगे, क्योंकि आप एज ए लेसर देखे रहे होंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो जो बाकी आप एज यूजुअल करेंगे, एक बार लेसर के हिसाब से एंट्री और क्लासी के हिसाब से एंट्री उसमें चलेगी। तो ये आपका पार्ट हो गया सब लीज का। आपके दो, अब इसमें आपकी सिर्फ दो ही चीज़ें बची हैं, एक लेसर और एक आपका जो है सेल एंड लीज बैक। ये दोनों जो है ये देख लेते हैं सेल एंड लीज बैक को, फिर लेसर के सिर्फ लेसर रह जाएगा आपका, वो एक अलग से हम वीडियो बनाकर उसमें कवर कर लेंगे। सेल एंड लीज बैक में क्या होगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपने क्या किया कि एक ही एसेट्स को आपने पहले सेल की, अपने एक एसेट्स को पहले सेल किया और फिर उसी पर्सन से सेम एसेट्स को ही हैंड टू हैंड आपने क्या किया लीज बैक में ले लिया। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या सेल करते हो आपके इंड AS 115 जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या का जो स्टैंडर्ड है क्या वो एप्लीकेबल होता है यहाँ पर, क्या उसकी सारी कंडीशंस मैट होती हैं। अगर नहीं होती तो आप 109 के हिसाब से क्या कर देंगे यहाँ पर कि जैसे हमने कोई उस पर्सन को से जो है लोन की एंट्रीज होती हैं वैसे ही की हुई हैं, तो आप लोन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी कंडीशंस मैट हो जाती हैं, यानी कि आपने सेल किया है, अपने पैसे ले लिए, एसेट्स दे दिए, फिर एसेट्स को लीज बैक ले लिया, ठीक है, आपकी सेल की कंडीशंस मैट नहीं हुई तो हम मानेंगे कि हमने जो है उससे लोन लिया हुआ है, पैसे जो है तो एसेट्स तो हमारे पास ये है और हमने पैसे ले लिए जिसको हम धीरे धीरे जो हमारा रेंट होगा हम मानेंगे वो हमारे लोन की रीपेमेंट्स। अगर कंडीशंस मैट हो जाती हैं, कंडीशंस मैट हो जाती है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो एडिशनल कंसिडरेशन ओवर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स से अगर कोई भी जब हमने अमाउंट लिए तो उसको हम क्या करेंगे लोन के हिसाब से एडिशनल कंसिडरेशन को लोन मान लेंगे कि भाई एसेट्स हमने बेच दी। मान लीजिए एसेट्स की फेयर वैल्यू थी 1 लाख की और हमारी जो कंसिडरेशन है वो है 1.2 लाख, यानी कि 1,20,000। तो हम क्या करेंगे 20,000 को क्या मान लेंगे यहाँ पर कि 20,000 हमारा लोन है, क्या होगा हमारा फर्स्ट कि हम पहले ये देखेंगे। लेकिन और फिर क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे सेल ऑफ एसेट्स को, कैसे बैंक अकाउंट डेबिट जो फेयर वैल्यू है टू एसेट्स आ गई, और जो P&L है यहाँ पर आगे बुक वैल्यू और P&L में यानी कि यहाँ पर आगे आपकी फेयर वैल्यू यानी कि 1 लाख। मान लीजिए बुक्स में 80,000 की थी, अब हमारे सेल ऑफ जो PP है एसेट्स है वो होगा 20,000 का। इसके बाद जो हम करेंगे इसमें थर्ड एंट्री फिर करेंगे रिकॉर्ड एसेट्स ऑन लीज, यानी कि ROU एसेट्स अकाउंट डेबिट आपने लीज पर लिया तो आप क्या करेंगे उसकी एंट्री करेंगे। नोट ए पार्ट ऑफ, अच्छा अब इसमें वैल्यूज़ कैसे कैसे आएंगी वो देखिए। एंट्री तो भैया ROU एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी टू P&L बैलेंसिंग फिगर। ROU एसेट्स आपकी जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की वो इन जो आप करेंगे रिकॉर्ड एसेट्स ऑन लीज ROU एसेट्स अकाउंट डेबिट वो होगी ROU इन बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स। जो आपकी ROU आ रही होगी कैलकुलेट करते हुए इंड AS 116 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जो पहले सीखा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बुक वैल्यू से, डिवाइड कर देंगे फेयर वैल्यू से, वो आपकी ROU एसेट्स की एंट्री में आ जाएगा। और आपका लीज लायबिलिटी का कौन सा हिस्सा आपका पार्ट नहीं बनेगा, ये देखिए आपकी जो भी एडिशनल फंडिंग होगी यानी कि जो 20,000 की फंडिंग थी उसमें से आप पर ईयर की जो लीज पेमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आ रही है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो अमाउंट आएगी इस कैलकुलेशन से जो अमाउंट आएगी इस कैलकुलेशन से जो अमाउंट आएगी वो आपका पार्ट नहीं बनेगी, यानी कि इस एंट्री में यहाँ पर जो आपकी लीज लायबिलिटी आई उसमें से आप क्या लेस कर देंगे, ये वैल्यू लेस कर देंगे जो आपकी इस कैलकुलेशन से आई है। इस कैलकुलेशन से वैल्यू को लीज लायबिलिटी से लेस कर देंगे तो आपकी एक्चुअल लीज लायबिलिटी आएगी, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी। थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। लीज आपने पहले ROU एसेट्स कैलकुलेट की, लीज लायबिलिटी कैलकुलेट की जैसा नॉर्मली करते हैं, तो ROU एसेट्स की वैल्यू कैसे लेंगे, जो आपने कैलकुलेट किया ROU एसेट्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे बुक वैल्यू से और डिवाइड कर देंगे फेयर वैल्यू से जो भी एसेट्स की थी, यानी कि बुक वैल्यू क्या थी 80,000 और ये फेयर वैल्यू कितनी है 1 लाख, यानी कि 80% यहाँ पे ROU एसेट्स का हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे जो आपकी टोटल लीज लायबिलिटी आई उसमें से हम एक वैल्यू लेस करेंगे और वो आपकी हो जाएगी एक्चुअल लीज लायबिलिटी जो इस एंट्री का पार्ट बनेगी, अब ये वैल्यू क्या लेस करेंगे हम, ये वैल्यू हम लेस करेंगे ये वाली जो भी आपका एडिशनल फंडिंग थी, यानी हमारे एग्जांपल में ये 20,000 पर ईयर जो आपका लीज पेमेंट है यानी कि आपका जो एनुअल पेमेंट्स करनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे
और डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा P&L। तो आपका लीज में सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, वो है आपका बुक ऑफ लेसर, जिसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आपकी फीडबैक या आपकी कोई भी क्वेरी है उसको कमेंट में डालना बिल्कुल ना बोले। लास्ट डे पर ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली है। आपको इंडिया 116 आता है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है एग्जाम से एक दिन पहले फटाफट, या एग्जाम वाले दिन फटाफट आपको एक बार ये सुनना है और आपका सारा रिवाइज यहाँ पर हो जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।